हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। माय नेम इज उमा हरिद्वाल, योर इकोनॉमिक्स प्रोफेसर। और अभी हम कंटिन्यू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 का आगे का पार्ट। गुड इवनिंग सबको। ठीक है, अभी तक हमने मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट के फंक्शंस कर लिए थे और डिस्टिंग्विश बिटवीन के बारे में मैंने आपको बता दिया था। ओके, अब हम जो लास्ट आपको जो 4 और 8 मार्क के लिए पढ़ना है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। आपको उस चैप्टर में सिर्फ उतना ही पढ़ना है जितना मैं आपको बताने वाली हूँ। गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक है, सो अब हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर मैंने आप लोगों को जो बताया था पहले वो मैं बता देती हूँ। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पहले तो सिखाया था कि कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट का डिस्टिंग्विश जो आपको 2-2 मार्क के लिए आ सकता है। उसके बाद हमने सीखा था ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट का डिस्टिंग्विश। उसके बाद हमने सीखा था फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और दूसरा हमने सीखा था फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फंक्शन आपको 8 मार्क के लिए आ सकता है और कमर्शियल बैंक का फंक्शन आपको 4 मार्क के लिए आ सकता है। ठीक है, अब आगे आपको इसमें से और क्या पढ़ना है। ठीक है, पहली बात तो आपको क्या नहीं पढ़ना है मैं आपको वो भी बता देती हूँ। ये सब जो आप देख सकते हो ना, कोऑपरेटिव बैंक्स, ये सब आपको एग्जाम में नहीं आते हैं बच्चों। ये सब आप देख सकते हो, कोऑपरेटिव बैंक्स हो गया या फिर ये डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, इन सब पे आपको क्वेश्चंस नहीं आता है। ठीक है, फिर ये जो अनऑर्गेनाइज्ड आप देख सकते हो, ये सब आप नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा। आपके एक्सरसाइज में भी ये सारे क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे आपको। ये सब आपके एक्सरसाइज में भी क्वेश्चंस नहीं है। एक बार मैं आपके एक्सरसाइज क्वेश्चंस पे आ जाती हूँ, बिकॉज ये चैप्टर में एक्सरसाइज क्वेश्चंस के बाहर का कुछ नहीं आता है, कुछ भी नहीं। नो एक्स्ट्रा क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। ठीक है, 100% श्योर है इस चीज पे। ठीक है, तो एक्सरसाइज क्वेश्चंस आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं एक बार यहाँ पे एक्सरसाइज क्वेश्चंस पे आ जाती हूँ। ये देखो बच्चों, अगर आप यहाँ पे एक्सरसाइज क्वेश्चंस पे आते हैं तो यहाँ पे डिस्टिंग्विश दिया है मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, डिमांड डिपॉजिट्स, टाइम डिपॉजिट्स, ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ये आपका डिस्टिंग्विश बिटवीन हो गया। ठीक है, इसके अलावा ये आपके 4-4 मार्क के आंसर हो गए बच्चों। देखो, प्रॉब्लम फेस बाय मनी मार्केट, फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, रोल ऑफ कैपिटल मार्केट एंड प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल मार्केट, बस। और 8 मार्क के लिए है रोल ऑफ मनी मार्केट एंड फंक्शंस ऑफ आरबीआई। तो कुल मिला के आपको क्या क्या आंसर्स पढ़ने हैं। आपको एक तो पढ़ना है फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा आपको पढ़ना है फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया। इसके अलावा आपको मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के रोल और प्रॉब्लम, यही पढ़ना है। तो आज का पूरा लेक्चर हमारा मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के रूल्स एंड प्रॉब्लम्स के बारे में ही होगा। आपको इतना ही पढ़ना है। देखा जाए तो आपको इसमें 5 आंसर्स पढ़ने हैं। ठीक है, रोल ऑफ मनी मार्केट, रोल ऑफ कैपिटल मार्केट, प्रॉब्लम ऑफ मनी मार्केट, प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल मार्केट, फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया। 5 to 6 क्वेश्चन आंसर्स है, सिर्फ उतना ही पढ़ना है। बाकी आपको सिर्फ, और 8 मार्क के लिए, 8 मार्क के लिए तो आपको 2 ही पढ़ना है। एक आपका रोल ऑफ मनी मार्केट इन इंडिया और दूसरा आपका फंक्शंस ऑफ आरबीआई। ठीक है, तो इतना ही पढ़ना है ये चैप्टर में, ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। तो वो जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वो आप पूरा स्किप कर सकते हो। कोऑपरेटिव बैंक वाला आंसर पूरा स्किप कर सकते हो। फिर वो डेवलपमेंट वाला आंसर आप पूरा स्किप कर सकते हो। उसमें से आपको कुछ एग्जाम में नहीं आता है। ठीक है, आएगा भी तो वो आइडेंटिफाई दी कॉन्सेप्ट आप देख सकते हो उसमें। ठीक है, अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम आगे बढ़ते हैं और हम आते हैं अपने मनी मार्केट के रोल्स एंड प्रॉब्लम्स पे जो आपको एग्जाम में आ सकता है। तो ये आपका है रोल ऑफ मनी मार्केट एंड रोल ऑफ कैपिटल मार्केट। ओके, सो ये है आपका रोल ऑफ मनी मार्केट, रोल ऑफ मनी मार्केट इन इंडिया। ये आपको 8 मार्क के लिए एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, मनी मार्केट के रूल्स आपको कितने मार्क के लिए पढ़ना है? आपको 8 मार्क के लिए पढ़ना है। तो पहला रूल मनी मार्केट का क्या होता है बच्चों? शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट ऑफ बोरोवर्स। मैंने पहले ही आपको बताया था कि जो मनी मार्केट होता है वो शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है। अगर किसी को शॉर्ट टर्म के लिए पैसों की जरूरत है तो मनी मार्केट इज द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि मनी मार्केट में आप इजीली
पैसा बोरो कर सकते हो और पैसा जल्दी से आपका लिक्विड भी हो जाता है। 1 साल के अंदर अंदर आपका पैसा वापस से क्या हो जाएगा, आपका मतलब जो भी आपने बोरो किया है वो वापस से आपको 1 साल के अंदर अंदर देना पड़ेगा। सो शॉर्ट टर्म जिसको भी पैसों की जरूरत होती है, मनी मार्केट उनके लिए सबसे बेस्ट है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिखा है देखो, शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट ऑफ बोरोअर, मनी मार्केट प्रोवाइड्स रीजनेबल एक्सेस फॉर मीटिंग द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द बोरोअर। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स बोरोअर का फुलफिल होता है मनी मार्केट से, क्योंकि मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म के लिए पैसे मिल जाते हैं। दूसरा रोल क्या है मनी मार्केट का, मनी मार्केट लिक्विड को मैनेज करता है। व्हाट इज लिक्विडिटी? लिक्विडिटी का मतलब होता है जब आप किसी भी असेट को इजीली कैश में कन्वर्ट कर पाते हो, उसको हम लिक्विडिटी बोलते हैं। तो मनी मार्केट तो सबसे ज्यादा लिक्विड मार्केट है। 1 साल के अंदर अंदर आपने जो भी इन्वेस्ट किया है आपको उसका पैसा वापस आ जाएगा। तो इससे ज्यादा लिक्विड और क्या हो सकता है? लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने किसी गवर्नमेंट के ट्रेजरी बिल में इन्वेस्ट किया है फॉर 91 डेज, तो 91 डेज के अंदर अंदर आपको वापस से वो पैसा आ जाएगा विथ मिनिमल, मतलब कुछ तो एक्स्ट्रा अमाउंट के साथ। समझ में आ रहा है? सो लिक्विडिटी को मैनेज करता है मनी मार्केट। ठीक है, तीसरा है साथ में ये पूरा पोर्टफोलियो को भी मैनेज करता है। पोर्टफोलियो का मतलब होता है जिसके अंदर बहुत सारे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अगर एसपी का, जिसने एसपी लिया है, आप लोग में से अगर कोई एसपी के है तो एसपी में आपने बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े होंगे जो मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब होता है जिसके जरिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो। जैसे आपको अगर किसी गवर्नमेंट में इन्वेस्ट करना है तो गवर्नमेंट का ट्रेजरी बिल होता है। ठीक है, आपको किसी कंपनी के शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करना है तो कंपनी का कमर्शियल पेपर होता है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स होता है, अकाउंट्स में आपने पढ़ा रहेगा बिल ऑफ एक्सचेंज। तो ये सारे ना मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो इन सबको मिला के हम बोलते हैं कि ये मनी मार्केट का क्या है बच्चों, पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो का मतलब होता है जिसमें सारे सिक्योरिटीज एक साथ में आ जाते हैं और उसमें से आप किसी में भी इन्वेस्ट करते हैं। यस, परफेक्ट रितेश, कमर्शियल पेपर, बिल ऑफ एक्सचेंज, ये सारे आपके पोर्टफोलियो होते हैं। तो जिनको भी शॉर्ट टर्म के लिए पैसे चाहिए होते हैं तो वो लोग ये सब देके पैसा लेते हैं। ठीक है, दूसरा होता है कि जो मनी मार्केट है वो है इक्विलिब्रेटिंग मैकेनिज्म। इक्विलिब्रेटिंग मैकेनिज्म का मतलब होता है जहां पे हम डिमांड और सप्लाई को क्या करते हैं, बैलेंस करने का ट्राई करते हैं। मतलब अगर डिमांड हाई है ना, तो रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सप्लाई को बढ़ा देंगे ताकि रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ताकि डिमांड और सप्लाई दोनों क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। इन शॉर्ट मनी मार्केट भी अपना पूरा डिमांड और सप्लाई से चलता है। मार्केट में जैसी डिमांड है, जैसी सप्लाई है, उस हिसाब से मनी मार्केट चलता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, rational allocation of resources and savings into investment channel. Money market helps to establish equilibrium between the demand and supply or of short term. ठीक है, नेक्स्ट रोल है मनी मार्केट का फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। मनी मार्केट कंपनी की शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट तो फुलफिल करती ही है, साथ में गवर्नमेंट की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल करती है। मतलब अगर गवर्नमेंट को शॉर्ट टर्म के लिए पैसों की जरूरत है, शॉर्ट टर्म मतलब 30 डेज के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, या मैक्स टू मैक्स 1 साल के लिए, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, गवर्नमेंट भी पैसे बोरो कर सकती है मनी मार्केट से। तो मनी मार्केट गवर्नमेंट के शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स को भी क्या करता है बच्चों, फुलफिल करता है। ठीक है, नेक्स्ट रोल है मनी मार्केट का, वो है आपका इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो मनी मार्केट होता है उसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल करती है। जो ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट है उसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल करती है। तो मनी मार्केट प्रॉपर मॉनेटरी पॉलिसी से बनाया जाता है। मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब होता है जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाएंगे ताकि
इन्फ्लेशन ज्यादा नहीं हो या डिफ्लेशन ज्यादा नहीं हो। कभी कभी क्या होता है ना, मनी का सप्लाई, लोन इतना ज्यादा हम मार्केट में दे देते हैं जिसके वजह से कंट्री में महंगाई आ जाती है। तो महंगाई को कम करने के लिए फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करती है, सारे बैंक्स को बोलती है कि लोन पे इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो। तो अगर लोन पे इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली लोन की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन भी क्या हो जाएगा, फिर कम हो जाएगा। तो मनी मार्केट में प्रॉपर मॉनेटरी पॉलिसी के साथ मनी मार्केट वर्क करता है। ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ। और लास्ट पॉइंट है, इकोनोमाइजेस द यूज ऑफ कैश। जैसे कि मैंने बोला कि मनी मार्केट सबसे ज्यादा लिक्विडिटी में है, तो हम इजीली अपने कैश को क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू फाइनेंशियल एसेट्स, और इजीली फाइनेंशियल एसेट्स कैश में क्या हो सकता है बेटा, कन्वर्ट हो सकता है। तो ये सारे मनी मार्केट के रोल होते हैं। क्या क्या रोल है इसके, वापस से, ये शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है, लिक्विडिटी मैनेज कर रहा है, पोर्टफोलियो मैनेज कर रहा है ना, SLP। क्या क्या है बच्चों, SLP। इसके अलावा और मनी मार्केट क्या कर रहा है, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को फुलफिल कर रहा है, में क्या डिमांड और सप्लाई से चलता है, मॉनेटरी पॉलिसी इंप्लीमेंट की जाती है इसमें, और फाइनली लास्ट पॉइंट क्या है बच्चों, इसके अंदर है, लास्ट पॉइंट इसमें इकोनॉमीज यूज ऑफ कैश, और लास्ट पॉइंट आप ये भी लिख सकते हो, ग्रोथ ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड ट्रेड। देखो हमेशा याद रखना, किसी भी कंपनी और गवर्नमेंट के लॉन्ग टर्म के पैसे की नीड से ज्यादा जरूरत होती है शॉर्ट टर्म पैसों के नीड्स का। तो अगर किसी के शॉर्ट टर्म पैसों की नीड्स की जरूरत फुलफिल हो रही है ना, तो ऑटोमेटिकली कंट्री में इंडस्ट्री, ट्रेड और कॉमर्स का ग्रोथ हो रहा है। समझ में आ रहा है? इसके लिए मनी मार्केट के वजह से कंट्री के कॉमर्स, इंडस्ट्री और ट्रेड में क्या होता है बच्चों, ग्रोथ होता है। आई होप आपको रोल ऑफ मनी मार्केट अच्छे से समझा होगा। ये आपको 8 मार्क के लिए एग्जाम में आ सकता है। ये इसका 8 पॉइंट्स है, तो मीनिंग के साथ ये 8 पॉइंट्स आपको लिखना है। इस चैप्टर में आपको 2 आंसर 8 मार्क के लिए पढ़ने हैं, एक फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और दूसरा ये रोल ऑफ मनी मार्केट। अगर आपको समझा है तो एक थम्स अप, ठीक है। उसके बाद अभी हमारे सिर्फ 4-4 मार्क्स के ही आंसर बचे हैं, तो आपको सबके सिर्फ 5 पॉइंट्स पढ़ने हैं, उससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। ओके, तो हम अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, मनी मार्केट के प्रॉब्लम्स क्या है। हमने ये तो समझ लिया बच्चों की जो मनी मार्केट है वो क्या क्या काम करता है। वो पोर्टफोलियो को मैनेज कर रहा है, वो लिक्विडिटी मैनेज कर रहा है, इजीली फाइनेंशियल एसेट्स अपने कैश में कन्वर्ट हो रहे हैं, गवर्नमेंट की शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहा है, सारे कंपनीज के शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहा है, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी बना के ये मनी मार्केट को कंट्रोल कर रही है। लेकिन इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम भी है। तो अभी हम 4 मार्क का आंसर कर रहे हैं, आपको सिर्फ 5 पॉइंट पढ़ना है। प्रॉब्लम ऑफ मनी मार्केट में बच्चों आपको सिर्फ 5 पॉइंट्स पढ़ने हैं, 5 पॉइंट से ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। पहला प्रॉब्लम क्या है बच्चों, इसमें आप देख सकते हो, पहला प्रॉब्लम है ड्यूअल स्ट्रक्चर ऑफ मनी मार्केट। मनी मार्केट का सबसे बड़ा मेजर इशू क्या है पता है, कि मनी मार्केट में ना एक स्ट्रक्चर नहीं है, मनी मार्केट का 2 स्ट्रक्चर है। ऑर्गेनाइज सेक्टर है तब तक ठीक है, लेकिन मनी मार्केट में कहीं ना कहीं आज अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी है, गांव में, है ना। गांव के लोगों को अभी तक मनी मार्केट के ऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में अवेयरनेस ही नहीं है, क्योंकि वो लोग इतने एडुकेटेड ही नहीं है ना। तो वो लोग ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में अनएथिकल तरीके से लोन ले रहे हैं, हाई इंटरेस्ट भर रहे हैं, चीजों को गिरवी रख रहे हैं लेनदार के पास, और लास्ट में उनके पास जब पैसा नहीं होता है चुकाने के लिए तो वो लोग सुसाइड कर लेते हैं। तो ये जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है ना, ये आरबीआई के कंट्रोल के बाहर है। तो ऐसे सेक्टर इलीगल तरीके से, अनऑर्गेनाइज तरीके से काम कर रहे हैं बहुत सारे जगहों पे, जो कि बहुत बड़ा वीकनेस है इस मनी मार्केट का, ठीक है। तो पहला प्रॉब्लम यही आप देख सकते हो, ड्यूअल स्ट्रक्चर ऑफ मनी मार्केट।
दूसरा प्रॉब्लम है लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन द रेट्स ऑफ इंटरेस्ट। जैसे कि मैंने बोला कि ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, तो आप शॉर्ट टर्म में किसी में भी इन्वेस्ट करते हो या फिर कोई भी कंपनी या गवर्नमेंट लोन लेती है तो उस पर वो लोग इंटरेस्ट देती है। ऑब्वियस ही बात है, लोन ले रहे हो तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, लेकिन इंटरेस्ट का है ना कोई एक फिक्स रेट नहीं है कि आप इस बिल में इन्वेस्ट करोगे तो आपको इतना इंटरेस्ट मिलेगा। एक यूनिफॉर्म रेट नहीं है, रेट कभी भी फ्लक्चुएट हो जाते हैं क्योंकि ये पूरा डिमांड और सप्लाई से चल रहा है। तो रेट है ना एक यूनिफॉर्म फिक्स रेट नहीं है, कभी भी आपका रेट क्या होगा, फ्लक्चुएट होगा। इसके लिए जनरल पब्लिक के लिए मनी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा सा मतलब नहीं जमता है, मतलब वो लोग मनी मार्केट में ज्यादा इन्वेस्ट कर ही नहीं पाते। इसके लिए जनरल पब्लिक नॉर्मली कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करती है, बिकॉज कैपिटल मार्केट उनके लिए ज्यादा बेनिफिट्स देता है। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट यही है, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, एक इंटरेस्ट रेट में यूनिफॉर्मिटी नहीं है। ठीक है, तीसरा प्रॉब्लम आप देख सकते हो, शॉर्टेज ऑफ फंड। मनी मार्केट में मेजरली फंड का शॉर्टेज रहता है, मतलब ये आप देख सकते हो यहाँ पे, लो पर कैपिटा इनकम, पुअर बैंकिंग हैबिट्स अमॉन्ग द पीपल, इंडल्जेंस इन वेस्टफुल कंजम्पशन, inadequate banking facilities in the rural area have also been responsible for the paucity of fund in the money market। जैसे कि मैंने बोला कि जो लोग हैं वो जल्दी से मनी मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करते, तो मनी मार्केट में कहीं ना कहीं इतना फंड नहीं है। ठीक है, मे बी कंट्री में लोगों के पास पैसा नहीं है, रूरल एरिया में लोगों की इनकम कम है, तो वो लोग सेविंग्स नहीं कर पा रहे, सेविंग्स नहीं कर पा रहे तो वो लोग मनी मार्केट में इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर पा रहे। ठीक है, फोर्थ प्रॉब्लम है सीजनल फ्लक्चुएशंस। आपको पता है मनी मार्केट में भी सीजनल फ्लक्चुएशंस होता है। जैसे आप यहाँ पे ये मंथ देख सकते हो, ड्यूरिंग द पीक सीजन, मनी मार्केट का जो पीक सीजन होता है ना बच्चों, वो अक्टूबर से जून का होता है। अक्टूबर से जून पीक, पीक का मतलब होता है कि वो टाइम पे मनी मार्केट में अच्छा खासा पैसा होगा, लेंडिंग एंड बोरोइंग होगा। इसके अंदर फाइनेंस की सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड होगी ऑन अ लार्ज स्केल फॉर वेरियस पर्पसेस। लेकिन बाकी मंथ का क्या, अक्टूबर से जून के बाद क्या, उसके बाद फिर वो लार्ज स्केल को अगर पैसों की जरूरत है इन केस, तो उस टाइम पे वो लोग क्या करेंगे, क्योंकि उसके बाद तो पीक पीरियड क्या हो जाता है बच्चों, खत्म हो जाता है। इसके लिए जैसे एग्रीकल्चर कैसे क्लाइमेटिक कंडीशंस पे डिपेंडेंट है, वैसे ही मनी मार्केट में भी सीजनल फ्लक्चुएशंस होते हैं कि मनी मार्केट कुछ मंथ तक एकदम हैवी डिमांड होती है पैसों की, लेकिन बाद में पूरी ठप हो जाता है ऐसा। ठीक है, और लास्ट प्रॉब्लम आप इसमें पढ़ सकते हो, वो है लैक ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। मनी मार्केट में आप देखोगे तो जो वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी है उसको हम इंक्लूड नहीं करते। मतलब अगर किसी फार्मर को लोन की जरूरत है या कोई पुअर पीपल को लोन की जरूरत है तो वो लोग मनी मार्केट में नहीं जा सकते, क्योंकि वो लोग कहीं ना कहीं इसमें इंक्लूडेड ही नहीं है। मनी मार्केट में नॉर्मली ऐसे लोगों को लोन मिलता है जो फाइनेंशियली एक्चुअली में स्ट्रांग है और ज्यादा अपने पैसों को क्या करना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं। ठीक है, तो आपको सिर्फ 5 पॉइंट पढ़ना है प्रॉब्लम का। ये सिर्फ 4 मार्क के लिए आएगा संजना, आपको सिर्फ इसको 4 मार्क के लिए पढ़ना है, प्रॉब्लम ऑफ मनी मार्केट। ज्यादा आपको पढ़ना नहीं है, ये आंसर आपको सिर्फ 5 पॉइंट्स पढ़ने हैं। आई होप आपको समझ गया होगा मनी मार्केट का रोल एंड मनी मार्केट का आपका प्रॉब्लम। अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। क्या क्या प्रॉब्लम है बच्चों मनी मार्केट का, तो वापस एक बार डिस्कस कर लेते हैं। पहला प्रॉब्लम है कि इसके अंदर ड्यूअल स्ट्रक्चर है। दूसरा प्रॉब्लम है कि इंटरेस्ट रेट्स में एक यूनिफॉर्मिटी नहीं है ना। तीसरा प्रॉब्लम इसमें ये है कि फंड का शॉर्टेज है, ये पूरा सीजनल फ्लक्चुएशंस पे डिपेंडेंट है। रोल जैसे कि मनी मार्केट का क्या क्या फंक्शंस है, जैसे क्या क्या फंक्शंस है मनी मार्केट का, देखो बच्चों, मनी मार्केट शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है। मतलब अगर किसी को शॉर्ट टर्म के लिए या तो इन्वेस्ट करना है या तो पैसे बोरो करना है, मतलब 1 साल के अंदर के लिए, तो वो लोग वो बोरो और लेंडिंग शॉर्ट टर्म के लिए कर सकते हैं। मनी मार्केट लिक्विडिटी को मैनेज करता है। लिक्विडिटी मैनेज मतलब अगर आपने आज इन्वेस्ट किया है तो तुरंत आप अपना पैसा कैश में, तुरंत आप अपना इन्वेस्टमेंट कैश में कन्वर्ट कर सकते हो।
मनी मार्केट में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसमें आप इन्वेस्ट करते हो, जिसको हम बोलते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। मनी मार्केट भी डिमांड और सप्लाई से चलता है। मनी मार्केट गवर्नमेंट के फाइनेंशियल नीड्स को फुलफिल करता है। अगर गवर्नमेंट को भी शॉर्ट टर्म के लिए पैसों की जरूरत है तो उस नीड्स को क्या करेगा, फुलफिल करता है। नेक्स्ट मनी मार्केट का रोल क्या सीखा हमने कि मनी मार्केट मॉनेटरी पॉलिसी इंप्लीमेंट करता है, कैश को इकोनोमाइज करता है, एंड फाइनली मनी मार्केट से इंडस्ट्री ग्रोथ और ट्रेड, ये सब का क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है। ये आपको 8 मार्क के लिए पढ़ना है। रोल ऑफ मनी मार्केट 8 मार्क के लिए पढ़ना है, प्रॉब्लम ऑफ मनी मार्केट आपको 4 मार्क के लिए पढ़ना है। अगर आपको यहाँ तक समझ गया है तो एक थम्स अप, और अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अब हम अपने इस चैप्टर के लास्ट पार्ट पे आ रहे हैं जो है कैपिटल मार्केट। उसके बाद हमारा इंपॉर्टेंस जो है वो सब खत्म हो जाएगा। आपको ये सब कुछ नहीं पढ़ना है बच्चों। रिफॉर्म्स 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। रिफॉर्म्स इन मनी मार्केट ये सब आपको कुछ नहीं आता है, ठीक है। अब हम आते हैं कैपिटल मार्केट पे। कैपिटल मार्केट मतलब एक्चुअली इन्वेस्टमेंट। जब आप लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट सोचते हैं, जब आपको लॉन्ग टर्म के लिए पैसों की जरूरत होती है, 1 साल से ज्यादा, मतलब या तो कंपनी ने अपने शेयर्स बेचे हैं या डिबेंचर बेचे हैं और 5 साल के लिए 10 साल के लिए कंपनी, बैंक, गवर्नमेंट पैसे ले लेती है, तो कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म के लिए होता है। वैसे ही हम जनरल पब्लिक भी लॉन्ग टर्म के लिए जब पैसा क्या करते हैं, कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, समझा। तो ये कैपिटल मार्केट होता है। कैपिटल मार्केट ज्यादा सेफ है एज कंपेयर टू मनी मार्केट। उसके पीछे रीजन ये होता है कि कैपिटल मार्केट में कोई भी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर नहीं है। कैपिटल मार्केट पूरा का पूरा ऑर्गेनाइज्ड है। और कैपिटल मार्केट को कंट्रोल कौन करता है, एक वर्ड आपको बोलूंगी, सेबी, याद रखना। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। सेबी 1992 में सेबी को पावर दिया गया था कि ये पूरे स्टॉक मार्केट को, पूरे कैपिटल मार्केट को क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। इसके लिए कैपिटल मार्केट में फ्रॉड कम होते हैं। स्कैम 92 के बाद स्कैम होना भी बंद हो गया और काफी ऑर्गेनाइज तरीके से होता है। यस, वेरी गुड संजना, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो जैसे मनी मार्केट का कुछ रोल था वैसे ही कैपिटल मार्केट का भी बच्चों रोल है, ठीक है। रोल मतलब इनके फंक्शंस है। तो आप यहाँ पे फंक्शंस पे आ जाओ डायरेक्टली। ये सब आपको कुछ नहीं पढ़ना है, स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट ये सब आपको एग्जाम में नहीं आता है। डायरेक्टली हम आ जाते हैं अपने रोल ऑफ कैपिटल मार्केट, ठीक है। ये आपको 4 मार्क के लिए पढ़ना है बच्चों। कितने मार्क के लिए पढ़ना है ये, 4 मार्क के लिए, ठीक है। अब कैपिटल मार्केट के रोल पे आते हैं कि कैपिटल मार्केट कंट्री के लिए क्या क्या करता है। सबसे पहले कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म सेविंग्स को मोबिलाइज करता है। अगर आपके पास अच्छा खासा पैसा है और आपको लॉन्ग टर्म के लिए किसी को देके अच्छा खासा रिटर्न्स लेके आना है तो वो कैपिटल मार्केट है। सबसे बेस्ट एग्जांपल है, यस, एसपी में सेबी का कॉन्सेप्ट है संजना। अगर आपका एसपी है तो एसपी में आप पढ़ लोगे सेबी के बारे में, ठीक है। अगर आपके पास पैसा है और आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है तो स्टॉक मार्केट, कैपिटल मार्केट सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट्स को क्या करता है, फुलफिल करता है। इसके लिए पहला रोल ही क्या है, मोबिलाइज लॉन्ग टर्म सेविंग्स। आपके पास जो सेविंग्स पड़ी है इतने सालों की, वो सेविंग्स के पैसों को हम क्या करते हैं, एक बड़े लॉन्ग टर्म जगह पे इन्वेस्ट करते हैं। ओके, सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, प्रोवाइड इक्विटी कैपिटल। इक्विटी का मतलब होता है बच्चों ओनरशिप। इक्विटी का मतलब क्या होता है, ओनर। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने अगर किसी कंपनी के इक्विटी शेयर खरीद लिए, मतलब आप उतने शेयर के क्या बन गए पता है, ओनर बन गए। उतने हिस्से के आप क्या बन गए, ओनर। तो कैपिटल मार्केट आपको देता है ओनरशिप। ओनरशिप का मतलब क्या होता है, मैं इस चीज का मालिक,
इतने शेयर अब सिर्फ मेरे, इतने शेयर पे जो भी प्रॉफिट होगा वो सिर्फ मेरा। तो कैपिटल मार्केट आपको इक्विटी देता है। इक्विटी का मतलब क्या होता है बच्चों? ओनरशिप देता है। यस, वेरी गुड रितेश, इक्विटी शेयर इज ओन कैपिटल, इक्विटी शेयर होल्डर्स आर दी ओनर ऑफ द कंपनी। परफेक्ट संजना, ये सब कुछ कैपिटल मार्केट के अंदर आता है, समझा? तो ये अपने को क्या देता है? इक्विटी कैपिटल। तीसरा रोल है ऑपरेशनल एफिशिएंसी। जैसे कि मैंने बोला कैपिटल मार्केट एकदम ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, तो कैपिटल मार्केट में जो भी काम होता है वो एकदम प्रॉपर एफिशिएंट तरीके से होता है, बिकॉज सेबी बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है ताकि इन्वेस्टर का पैसा डूबना नहीं चाहिए, कोई भी फ्रॉड नहीं करना चाहिए। अगर किसी ने इन्वेस्टर के साथ फ्रॉड किया तो उनको पेनाल्टी लगती है, वो लोग जेल जा सकते हैं। मतलब इतना स्मूथली, इतना एफिशिएंटली ये पूरा कैपिटल मार्केट वर्क करता है। ओके, आप यहाँ पे देख भी सकते हो, यहाँ पे लिखा भी है बाय लोअरिंग द ट्रांजैक्शन कॉस्ट, सिंप्लीफाइंग ट्रांजैक्शंस, ओके, लोअरिंग सेटलमेंट टाइमिंग्स, ये सब मतलब कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना, लोन लेना, लेंड करना इतना सिंपल हो गया है कि आपको एकदम सिंपल लगेगा। आपको लगेगा अरे वाह, मैं पैसा इन्वेस्ट भी कर रहा हूँ और मेरा मतलब इतना ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी नहीं लग रहा है, मेरा जल्दी जल्दी सब कुछ सेटल हो रहा है। और अभी तो सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, तो घर बैठे बैठे आप खरीद सकते हो, बेच सकते हो, लोन ले सकते हो, लोन दे सकते हो, तो सब कुछ एकदम स्मूथ हो गया है। उसको बोलते हैं ऑपरेशनल एफिशिएंसी। फोर्थ पॉइंट होता है क्विक वैल्यूएशन। कैपिटल मार्केट आपको हेल्प करता है, आपका जो भी आपने इन्वेस्ट किया है उसका आपको तुरंत वैल्यूएशन पता चल जाएगा। तुरंत वैल्यूएशन का मतलब होता है कि आज आपने समझो 1 लाख रुपए कहीं पे इन्वेस्ट किए, तो आप तुरंत उसका कैलकुलेशन कर लोगे कि 10 साल में वो पैसा मेरा कितना हो जाएगा, 5 साल में वो पैसा मेरा कितना हो जाएगा। लॉन्ग टर्म का वैल्यूएशन आप अभी प्रेजेंटली ही क्या कर लोगे, इजीली कर लेते हो। ये कैपिटल मार्केट आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है? तो और लास्ट पॉइंट है इंटीग्रेशन। कैपिटल मार्केट इंटीग्रेट करता है। इंटीग्रेट का मतलब होता है जोड़ता है, ठीक है? आप इसमें ओनर, आप इसमें शेयर्स भी ले सकते हो, आप डिबेंचर भी इशू कर सकते हो, मतलब ओन और डेट दोनों। मतलब अगर समझो कंपनी को अच्छे खासे पैसों की जरूरत है तो कंपनी पूरे शेयर्स नहीं बेचेगी, कुछ शेयर्स बेचेगी, कुछ लोन लेगी, मतलब दोनों साथ में कर सकते हैं, ठीक है? तो ये था बच्चों आपका रोल ऑफ कैपिटल मार्केट। सिर्फ 5 पॉइंट पढ़ने हैं, ज्यादा नहीं पढ़ना है। क्या क्या है 5 पॉइंट? देखो, लॉन्ग टर्म सेविंग्स को मोबिलाइज करता है, इक्विटी कैपिटल प्रोवाइड कर रहा है, ओके, एफिशिएंसी है, काम एकदम स्मूथली होता है, वैल्यूएशन हम क्विकली कर सकते हैं, एंड लास्ट में सब सेक्टर्स को और सारी चीजों को क्या करता है, जोड़ता है। आई होप आपको रोल ऑफ कैपिटल मार्केट समझ गया होगा अच्छे से, ठीक है? पूरा थियोरी कॉन्सेप्ट है, ये सिर्फ आपको लर्न करना है और जाके एग्जाम में लिख के आना है, ठीक है? बस मैं आपको इसके पॉइंट्स एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आप जब पढ़ने बैठो तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। अच्छा, ये पॉइंट्स में ये समझना था। ओके बच्चों, क्लियर है? अगर आपको समझ गया है तो थम्स अप। अपना ये चैप्टर का एक लास्ट आंसर है, फिर अपना ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा, जो है प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल मार्केट इन इंडिया। देखो, जब किसी चीज का कुछ फायदा होता है ना, उसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स तो होते ही है, ठीक है? यस, वेरी गुड संजना, क्विक रेट कैलकुलेशन इंटरेस्ट रेट से कर सकते हैं। ये सब जो बड़े बड़े फाइनेंस के मैनेजर्स होते हैं ना, वो लोग ये सब से कैलकुलेशन करते हैं, जिसको टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी बोलते हैं, ठीक है? अब आते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे इस चैप्टर के, जो है प्रॉब्लम्स ऑफ कैपिटल मार्केट इन इंडिया। कैपिटल मार्केट में प्रॉब्लम क्या है? इतना स्मूथली काम कर रहा है, तो आखिर में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है स्कैम। स्कैम का मतलब होता है धोखा, फ्रॉड, जो कि 92 के पहले होता था। पहले क्या होता था ना बच्चों, जो स्टॉक मार्केट होता था ना, उसमें प्रॉपरली सेबी को पावर नहीं दिया गया था कि आप पूरे स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करो। तो वो टाइम पे इन्वेस्टर के साथ स्कैम होता था, फ्रॉड होते थे, उनके पैसे डूब जाते थे। आपने अगर हर्षद मेहता स्कैम सुना होगा 1992, उसका प्रॉपर पूरा सीरीज भी आया हुआ है,
तो 1992 में बहुत बड़ा हर्षद मेहता स्कैम सामने आया था स्टॉक मार्केट में। उसके बाद ही कैपिटल मार्केट को पूरी तरीके से हमने क्या बना दिया, ऑर्गेनाइज्ड बना दिया। क्योंकि देखो, अगर कैपिटल मार्केट में स्कैम हो गया ना, तो उसका मतलब है कि लोगों का लाखों में लॉन्ग टर्म का जो पैसा है वो डूबेगा। मतलब लोग सुसाइड कर सकते हैं। ये स्कैम इतना, कैपिटल मार्केट में स्कैम मतलब लोग मर भी सकते हैं, वैसा हो सकता है, समझा। तो ये फाइनेंशियल स्कैम एक बड़ा प्रॉब्लम है कैपिटल मार्केट में, जो कि अभी नहीं होता है, पहले होता था, पहले बहुत एक्सट्रीम होता था, अभी सेबी का पूरा कंट्रोल है। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रॉब्लम कैपिटल मार्केट में है वो है बच्चों ये इनसाइडर ट्रेडिंग एंड प्राइस मैनिपुलेशन। इनसाइडर ट्रेडिंग जो होता है ना, वो अब कंट्री में इलीगल है। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब होता है जब कंपनी का जो एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होता है, जो बाहर अभी हमें रिवील नहीं करना है, बट कंपनी का अंदर का ही कोई पर्सन ने कंपनी का कुछ इंफॉर्मेशन बाहर बता दिया, और उसके वजह से प्राइस क्या हो गया, मैनिपुलेट हो गया। एग्जाम्पल से समझाती हूँ। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल मेरी कंपनी में कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी इन्वेस्ट करने वाला है। ठीक है, मेरी बातचीत सब हो गई है, लेकिन मैंने अभी तक बाहर पब्लिकली बताया नहीं है। ये सिर्फ प्राइवेट में अभी बात हुई है कि कोई एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी मेरे कंपनी में इन्वेस्ट करने वाला है, जिसकी वजह से मेरा शेयर प्राइस फ्यूचर में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन मेरी ही कंपनी के किसी एक स्टाफ ने क्या किया, किसी बाहर वाले पर्सन को ये इंफॉर्मेशन लीक कर दी कि इस कंपनी में कोई सेलिब्रिटी इन्वेस्ट करने वाला है, तो ये शेयर्स खरीद लो। ठीक है, तो वो बाहर वाले पार्टी ने समझो मेरे कंपनी के शेयर्स क्या कर लिए, खरीद लिए। इंफॉर्मेशन लीक हो गई, और जब ये इंफॉर्मेशन लीक हो गई उसके वजह से क्या हो जाता है मालूम है, शेयर प्राइस सीधा गिर जाता है। क्योंकि जब इंफॉर्मेशन लीक होगी तो सब लोग मेरे कंपनी के शेयर्स खरीदने लग जाएंगे। उससे क्या होगा, उससे शेयर के प्राइस फ्लक्चुएट हो जाएंगे, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन बाहर लीक नहीं करना था। उसको इनसाइडर ट्रेडिंग बोलते हैं। जब कंपनी का कुछ ऐसी चीजें हम बाहर लीक कर देते जिसके वजह से कंपनी के प्राइस पे इम्पैक्ट पड़ता है, कंपनी के शेयर प्राइस पे क्या होता है, इम्पैक्ट पड़ता है। बहुत लोग करते हैं ये, लेकिन इलीगल है। अगर ये इनसाइड ट्रेडिंग करते हुए कोई पकड़ा गया तो उनको जेल हो जाती है, उनको पेनाल्टी भी लगती है। ओके, तो ये भी एक वन ऑफ द प्रॉब्लम है कैपिटल मार्केट का। कैपिटल मार्केट में प्राइस फ्लक्चुएशंस का भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मतलब गलत तरीके से शेयर के प्राइस को बढ़ा देते हैं, मतलब आर्टिफिशियल तरीके से। जो ब्रोकर होते हैं वो जानबूझ के बोलेंगे शेयर को खरीदो, बल्क में खरीदेंगे और शेयर के प्राइस को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। या फिर बल्क में बेचेंगे, उसे शेयर का प्राइस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, यस, इलीगल है ये। वेरी गुड संजना। नेक्स्ट प्रॉब्लम है इसमें इनएडिक्वेट डेट इंस्ट्रूमेंट। डेट का मतलब होता है बच्चों लोन। जब कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए पैसों की जरूरत होती है तो कंपनी क्या करती है, लोन लेती है। और लोन लेने का जरिया इनका ये सब होता है, इसमें बॉन्ड, डिबेंचर। ठीक है, लेकिन इसका है ना प्रॉपरली आज भी ये ऑर्गेनाइज नहीं है। जैसे शेयर्स कैसे प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड है, वैसे इसमें आज भी हम प्रॉपरली ना ट्रस्ट नहीं कर सकते। देखो यहाँ पे लिखा है देयर इज नॉट मच ट्रेडिंग इन द डेट सिक्योरिटी ड्यू टू नैरो इन्वेस्टर बेस। ये सब में ना इन्वेस्टर्स इतने इन्वेस्ट नहीं करते। इन्वेस्टर्स नॉर्मली शेयर्स में ज्यादा इन्वेस्टमेंट का सोचते। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है डिक्लाइन इन द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड। Regional stock exchange have witnessed a sharp decline in the volume of trade because investors prefer to trade in securities listed in stock exchange like BSE, NSE. इसका मतलब क्या होता है, देखो हम जो लोग हैं वो कंपनी के शेयर्स कहाँ से खरीद सकते हैं, स्टॉक एक्सचेंज से खरीदते हैं। और हमारे कंट्री में दो सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज है, BSE और NSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो ये दो स्टॉक एक्सचेंज में जो भी कंपनीज के नाम रजिस्टर्ड रहेंगे ना, हम उनके ही शेयर्स नॉर्मली खरीदते हैं। लेकिन फिर बाकी कंपनीज का क्या, बाकी कंपनीज जो दूसरे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है उनका तो हम देख ही नहीं रहे, क्योंकि हमारे दिमाग में तो सिर्फ BSE और NSE ही है। तो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड काफी कम है, कम हो रहा है। ठीक है, और
लास्ट पॉइंट है लैक ऑफ इंफॉर्मेशनल एफिशिएंसी। ओके, मतलब देखो अभी इसमें आप ये वाला पॉइंट रीड कर सकते हो, अ मार्केट इज सेड टू बी इंफॉर्मेशनली एफिशिएंट इफ अ कंपनी स्टॉक प्राइस इनकॉर्पोरेट all the available information in the current price. However, stock market in India lacks informational efficiency compared to advanced countries. इसका मतलब क्या होता है कि स्टॉक मार्केट रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन होती है वो एफिशिएंट नहीं है, मतलब आप उस पर पूरा 100% भरोसा नहीं कर सकते हो, बिकॉज स्टॉक मार्केट में कुछ भी हो सकता है, कैपिटल मार्केट थोड़ा सा रिस्की होता है। यस संजना, ये पूरा आपका चैप्टर 12 रिलेटेड है, ठीक है। आपने जो डिपॉजिट्स वाले चैप्टर, वो डिपॉजिट्स वाले आंसर पढ़े थे ना, वो आपका ओसीएम के रिलेटेड था, और ये आपका एसपी रिलेटेड है पूरा। एसपी का अगर आप चैप्टर 12 पढ़ लेते हो ना, ये पूरा चैप्टर 12 है, कैपिटल मार्केट आपका एसपी का चैप्टर 12 है। ओके, सो यहाँ पे था, ये था हमारा पूरा कैपिटल मार्केट, इसका रोल और इसका प्रॉब्लम। ये आपको 4-4 मार्क के लिए पढ़ना है, 5-5 पॉइंट्स दोनों के काफी होंगे, ठीक है। सो ये था आपका पूरा चैप्टर, ठीक है। इसको हम बोलते हैं मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। आई होप आप लोगों को ये पूरा समझा होगा। एक बार एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी देख लेते हैं, बाकी आपको ये सब कुछ नहीं पढ़ना है, ये सब कुछ नहीं आएगा एग्जाम में। ये देखो थोड़ा एमसीक्यू देख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वर एस्टैब्लिश्ड। ये क्यों एस्टैब्लिश किया गया है बच्चों, प्रोवाइड शॉर्ट टर्म फंड्स, डेवलप इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर एंड अदर की सेक्टर, रेगुलेट द मनी मार्केट, रेगुलेट द कैपिटल मार्केट। चलो बताओ इसका आंसर क्या आएगा। डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये किसमें था, यस इसका आंसर क्या आएगा, बी, develop industry, agriculture and other key sectors. Very good. Second, money market faces shortage of fund due to, shortage of fund क्यों है money market में, inadequate savings, growing demand for cash, presence of unorganized sector and financial mismanagement. Yes, very good संजना, करण, रितेश, इसका आंसर आएगा A, inadequate savings. Okay. नेक्स्ट है, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैव लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन द कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट में कॉन्फिडेंस क्यों कम हो रहा है, लैक ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, हाई ट्रांजैक्शन कॉस्ट, लो रिटर्न्स, फाइनेंशियल स्कैम्स। क्या आएगा, यस वेरी गुड, इसका आंसर क्या आएगा, थर्ड वाले का बताओ आंसर, डी, वेरी गुड सरिता, फाइनेंशियल स्कैम्स। वेरी गुड करण, यस। फोर्थ वाला बताओ, commercial bank act as an intermediary in the financial system to dash, to make profits, to accelerate country's economic growth, mobilize the savings and allocating them to various sectors of the economy, control the credit. Yes, very good, सबने आंसर भी दे दिया है, इसका आंसर क्या आएगा, सी। क्या बात है, सबको पूरा चैप्टर समझ रहा है, वेरी गुड। अभी कंप्लीट द कोरिलेशन बता दो। मनी मार्केट होता है शॉर्ट टर्म फंड, तो लॉन्ग टर्म फंड क्या होता है, चलो बताओ, लॉन्ग टर्म फंड मतलब कैपिटल मार्केट। क्या आएगा इसका आंसर, कैपिटल मार्केट, ठीक है। यहाँ पे डैश है और लिखा है सेंट्रल बैंक, एसबीआई कमर्शियल बैंक है, सेंट्रल बैंक कौन है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट, कोऑपरेटिव बैंक्स आते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में, इंडिजिनस बैंकर्स आते हैं अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में, ठीक है। नेक्स्ट, प्राइमरी मार्केट, देखो सेकेंडरी मार्केट होता है ओल्ड इश्यू, प्राइमरी मार्केट होता है न्यू इश्यू, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे आपका कंप्लीट द कोरिलेशन हो गया। अब हम आते हैं अपने ऑड वर्ड पे, चलो बताओ, टाइप ऑफ बैंक अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट, डीमैट अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट, करंट अकाउंट। क्या आएगा इसका, डीमैट अकाउंट, ठीक है, क्योंकि जो डीमैट अकाउंट होता है वो स्टॉक मार्केट के लिए हम लोग अकाउंट ओपन करते हैं। अनरेगुलेटेड में क्या क्या आएगा, म्यूचुअल फंड, निधि, चिट फंड, लोन कंपनीज। कौन सा आएगा अनरेगुलेटेड फाइनेंशियल इंटरमीडियरी, चलो बताओ,
म्यूचुअल फंड है, निधि है, चिट, वेरी गुड, म्यूचुअल फंड, वेरी गुड. नेक्स्ट, फाइनेंशियल एसेट्स, बॉन्ड, लैंड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, डेरिवेटिव्स. क्या आएगा इसका आंसर? वेरी गुड संजना, लैंड, क्योंकि जो लैंड है वो फिक्स एसेट है. बाकी सारे कौन से एसेट्स है? फाइनेंशियल एसेट्स है. यस. चलो, क्वांटिटेटिव टूल्स, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, फॉरेन एक्सचेंज रेट, वेरिएबल रिजर्व रेशियो. इसका क्या आंसर आएगा? चलो बताओ. फॉरेन एक्सचेंज रेट. ठीक है, इसका आंसर आएगा फॉरेन एक्सचेंज रेट. ठीक है, बाकी आपके कुछ क्वेश्चन आंसर्स है इसमें, डिस्टिंग्विश बिटवीन है. ठीक है, सो यहाँ पे अपना ये चैप्टर पूरा खत्म होता है बच्चों. आई होप आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझा होगा. अभी हमारा सिर्फ इकोनॉमिक्स का एक लास्ट चैप्टर बचा है, जो कि है चैप्टर नंबर 10. यस, आप लास्ट ईयर के पेपर ऐसे ही सॉल्व करते रहो तो आपको साथ में रिवीजन भी हो जाएगा. ठीक है, अब हमारा सिर्फ एक चैप्टर नंबर 10 बचा है, जो कि है फॉरेन ट्रेड, जो हम लोग विद इन सम डेज वो भी खत्म कर देंगे और हमारा फिर इको का सिलेबस पूरा खत्म हो जाएगा. ओके, फिर हम लोग ये आपका पूरा रिवीजन चल रहा है, आप बार बार लेक्चर्स देख सकते हैं और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं. आई होप आज का लेक्चर आपको समझा होगा. थैंक यू सो मच.